बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 185 वुजियांग की रणनीति भूत सम्राट को मारो। हवा में तैरता भूतिया आग ऐसा लग रहा था जैसे उसे नरम को दबाने और कठोर से डरने की समझ हो, और फिर उसने युएरू पर हमला किया। हालांकि ठीक जब भूतिया आग युएरू पर हमला करने वाली थी, युएरू अचानक अजीब तरह से सुस्त हो गई, और फिर शियाओ यान ने एक हाथ से युएरू को पीछे खींच लिया और फिर दूसरे हाथ से भूतिया आग पर जोरदार प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। भूतिया आग शियाओ यान के हमले के तहत तुरंत विघटित हो गई। क्या तुम ठीक हो? शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़कर पूछा। मैं ठीक हूँ, बस यह भूतिया आग बहुत अजीब लगती है। यह विशेष रूप से मेरी आत्मा पर हमला करती है, युएरू ने भी सोचते हुए कहा। शियाओ यान ने भी सिर हिलाया, क्योंकि जब शियाओ यान ने अभी भूतिया आग पर हमला किया था, उसने भी पाया कि भूतिया आग में एक अज्ञात शक्ति थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, यह अज्ञात शक्ति विशेष रूप से लोगों की आत्मा पर हमला करने और नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। सावधान रहो, शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। म्यूफेंग, तुम बहुत जानकार हो, तुम्हें लगता है यह चीज क्या है? शियाओ यान ने भी सिर घुमाकर पूछा। यह भूतिया आग केवल कब्रिस्तान में ही प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि सड़ता हुआ शव कुछ अजीब चीजें उत्सर्जित करता है, और जब गैस का संचलन नहीं होता तो इस तरह की भूतिया आग बनती है। हालांकि अधिकांश भूतिया आगें केवल कुछ बिना मालिक और बिना चेतना वाली चीजें होती हैं, और वे लोगों पर हमला नहीं करती, जो थोड़ा अजीब है, म्यूफेंग ने भी गंभीरता से कहा। हो सकता है कि इस गुफा में कुछ चीज इस भूतिया आग को नियंत्रित कर रही हो, म्यूफेंग ने भी कहा। चूंकि म्यूफेंग साल भर राक्षसों और भूतों से निपटता रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। यह सुनकर तीनों भी अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे और फिर गुफा की गहराई की ओर बढ़े। शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने गुफा को घेर लिया ताकि खतरे को रोका जा सके। शियाओ यान के चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखा, क्योंकि उसकी बिखरी हुई आत्मा शक्ति ने अलग अलग जानकारी का पता लगाया। गुफा की गहराई में एक शक्तिशाली प्राणी छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। दुर्भाग्य से उस प्राणी का शरीर भूतिया ऊर्जा से बना था, जिसने शियाओ यान को अवरुद्ध कर दिया। इसलिए शियाओ यान केवल इतना ही समझ पाया। पहले अपनी उत्कृष्ट आत्मा शक्ति के साथ वह कई ऐसी चीजों को महसूस कर सकता था जो सामान्य लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यह कुछ ऐसा था जो शियाओ यान ने पहले कभी नहीं देखा था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जल्द ही गुफा के मध्य भाग में पहुंच गए, जहां भूतिया ऊर्जा बहुत मजबूत थी। स्पष्ट रूप से यहां शक्तिशाली भूत छिपकर खेती कर रहे थे। शियाओ यान और तीनों के आगमन ने तुरंत गुफा में हलचल मचा दी। मैंने देखा कि अनगिनत काली गैसें गुफा के बीच में विभिन्न आकृतियों में बदल रही थीं, बहुत अजीब। साथ ही अनगिनत काली गैसें शियाओ यान और तीनों की ओर दौड़ी, जैसे कि वे उन्हें निगलना चाहती हों। शियाओ यान ने अपने आसपास की काली गैस को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। इस क्षण उसके पूरे शरीर से अचानक एक मजबूत और दबंग आभा फट पड़ी, और फिर उसका पूरा शरीर लपटों में लिपट गया, जैसे कि एक अग्नि देवता धरती पर उतर आया हो और तुरंत उन काली गैसों को पीछे हटने और एक साथ सघन होने के लिए मजबूर कर दिया। एक मूक यिन हवा और भूतिया ऊर्जा तुरंत गुफा से गूंजी, बहुत डरावनी लग रही थी। शियाओ यान के मुंह के कोने पर संदेह का एक संकेत था, और उसके शरीर की लपटें तुरंत चमक उठीं, जिसने गुफा के आसपास को रोशन कर दिया। हवा में काली गैस को अचानक छिपने की जगह नहीं मिली और सब कुछ प्रकट हो गया। इस क्षण एक काली आकृति अचानक शियाओ यान के पीछे दौड़ी। वह भयानक काली आकृति ऐसा लग रही थी जैसे उसे फाड़ देना और निगल लेना चाहती हो। उसी क्षण 9 अलग अलग काली छायाएं 9 दिशाओं से चमकीं, अलग अलग आभाओं के साथ सभी शियाओ यान की ओर उग्रता से दौड़ी। सावधान, शियाओ यान ने कहा, और फिर विशाल लपटें 9 दिशाओं में एक साथ हमला करने लगीं। अलग आग में हिंसक ऊर्जा सबसे मर्दाना और मजबूत थी, और इस भूत के खिलाफ इसका बहुत दमन था। 9 छायाएं भी शियाओ यान के हमले से परास्त हो गईं, और फिर वे एक में सन्नाद होकर गुफा की गहराई में भाग गईं। पीछा मत करो, शियाओ यान ने भी कहा।
यह सब कुछ पलक झपकते ही हुआ और म्यूफेंग को भी शियाओ यान के बारे में एक नई समझ मिली। ठंडे तालाब में खून लाल पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था। अब समय हो गया है, तालाब से एक उदास आवाज आई और ठंडे तालाब से दो काले प्रकाश की किरणें निकलीं। काला प्रकाश बीम सीधे हुडू और वूजियांग को ठंडे तालाब की ओर लपेटने लगा। जैसे ही काला प्रकाश बीम दोनों को छुआ, वह अजीब तरह से गायब हो गया। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि इतना साहसी कौन है। यह तो जुड़वा भूत सम्राट निकला। एक उत्तेजक आवाज भी धीरे धीरे पत्थर के कमरे में गूंजी। कौन है? ठंडे तालाब के अंदर से भी एक चीख निकली। और कौन हो सकता है? क्या यह हम दोनों नहीं हैं जिन्हें तुम निगलना चाहते हो? बोलने के बाद यह पता चला कि यह हुडू और वूजियांग थे। चूंकि तुम मेरा नाम जानते हो तो जल्दी से पकड़ में आ जाओ। हानची से भी एक ठंडा हंसना आया। हाँ, अगर सामान्य स्थिति होती तो यह तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन अब तुमने अभी अभी सील तोड़ा है और तुम केवल एक शरीर हो, तो क्या तुमसे डरना चाहिए? वू जियांग ने भी ठंडे स्वर में हंसा। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बस इसे मार डालो ताकि इस तरह मरे नवागंतुकों का बदला लिया जा सके, हुडू ने भी गुस्से से कहा। धिक्कार है। तुम मोहभंग से प्रभावित क्यों नहीं हो? ठंडे तालाब में भी एक संदेह था। यह पहला दिन नहीं है जब मैं तुम्हारे भूतों से निपट रहा हूं। अगर हमें यह नहीं पता होता तो हम। वू जियांग ने बोलने के बाद अपनी ताकत को चरम तक उत्तेजित किया। क्या बात है, भागना चाहते हो? इतना खून अवशोषित करने के बाद क्या शक्ति बहाल नहीं हो सकती? वू जियांग ने भी कहा और फिर हुडू के साथ आगे और पीछे हमले की स्थिति बनाई और हानची की ओर बढ़े। हाँ, एक 5 सितारा युद्ध सम्राट और एक 6 सितारा युद्ध सम्राट बस इस सम्राट को मारना चाहते हैं। यह सिर्फ एक मूर्ख का सपना है। ठंडे तालाब से भी एक दहाड़ आई। हुडू और वू जियांग की भयानक ताकत ने लिंगली झीझी को प्रेरित किया और फिर वे हानची की ओर कदम कदम बढ़े। वे बहुत स्पष्ट थे कि इस जुड़वा भूत सम्राट की वास्तविक ताकत मानव 7 सितारा युद्ध सम्राट के बराबर थी। शुरू में सील भी रद्द कर दी गई थी। अब इसने अभी अभी सील तोड़ा था और इसका आधा हिस्सा इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट में सील था, इसलिए दोनों को इस जुड़वा भूत सम्राट से निपटने में काफी आत्मविश्वास था। जलता हुआ स्वर्ग हथेली, जलता हुआ शांत उंगलियां। हुडू और वू जियांग भी जानते थे कि इस समय यह जुड़वा भूत सम्राट कमजोर है, इसलिए हर प्रहार पूर्ण शक्ति से किया गया। एक हथेली का निशान और एक उंगली का निशान जिसमें भयानक शक्ति थी, हानची की ओर बढ़ा। दोनों भयानक ऊर्जाएं भी पत्थर के कमरे में एक विशाल वातावरण लाईं। धिक्कार है। भूत विस्फोट। ठंडे तालाब में जुड़वा भूत सम्राट ने भी जोर से चिल्लाया। इस समय वह भी जानता था कि उसने अभी अभी नरक का सील तोड़ा था और उसका शरीर बहुत कमजोर था। इस समय अगर वह 5 सितारा डॉ सम्राट और 6 सितारा डॉ सम्राट की ताकत के मालिक से निपट रहा था तो उसका भाग्य भी अत्यंत निराशाजनक था। इसलिए जुड़वा भूत सम्राट ने बिना हिचकिचाए तुरंत अपने शरीर में भूतिया ऊर्जा को विस्फोट कर दिया और फिर हानची और इस मार्ग में भूतिया ऊर्जा के साथ सन्नाद किया और इस मार्ग में भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। धिक्कार है। चलो, वू जियांग ने भी ठंडे स्वर में हंसा और फिर हुडू के साथ यहां से भाग गया। जलता हुआ स्वर्ग हथेली, जलता हुआ शांत उंगलियां, दोनों भयानक युद्ध कौशल ने विशाल मौसम के साथ भूत सम्राट के आत्मविनाश के साथ क्रूरता से टकराव किया। भले ही हुडू और वू जियांग ने भूत सम्राट को फिर से मारने की कोशिश की, यह फलहीन था। आखिरकार पूर्वजों ने इसे नहीं मारा और केवल सील ही कर सके, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वे यहां से भाग गए। बूम बूम बूम। इस मार्ग में भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी और ठंडा तालाब पहचान से परे हो गया और पत्थर का कमरा अब मौजूद नहीं था। भयानक विस्फोट के बाद जो कुछ बचा वह केवल एक गड़बड़ थी। खांसी खांसी खांसी। धिक्कार है। अगली बार मैं तुम सभी को वापस आने और जाने नहीं दूंगा, जुड़वा भूत सम्राट ने भी कमजोरी से कहा। इस समय आप जुड़वा भूत सम्राट का असली चेहरा देख सकते हैं।
इसका चेहरा मनुष्य जैसा ही है, लेकिन अजीब तरह से पूरा शरीर बीच से पूरी तरह से विभाजित प्रतीत होता है और शरीर का केवल बायां हिस्सा ही चेहरा, एक हाथ और एक पैर रखता है, जबकि पूरा दायां हिस्सा खाली कागज की तरह कुछ भी नहीं है। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 186 गुफा का भूत। हुडू और वूजियान भी अपने निवास पर लौट आए, तब जाकर उन्हें पता चला कि परीक्षण शुरू हो चुके हैं। धिक्कार है, समय का हिसाब गलत हो गया। परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट जाना होगा, जहां जुड़वा भूत सम्राट का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी सील है। अब जबकि ठंडा तालाब नष्ट हो चुका है, यह भूत सम्राट भी गंभीर रूप से घायल है। अगर हम दोनों को एक होने देते हैं तो यह हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा। अब देर नहीं हुई, जल्दी चलो, हुडू ने भी गंभीरता से कहा, और वे यह भी जानते थे कि जुड़वा भूत सम्राटों को पूरी तरह से मारना काफी मुश्किल होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे पहले ही घायल कर दिया था। हाँ, वूजियांग ने भी सहमति दी। होंगगु के लोग भी लगता है चले गए हैं। पता नहीं वे कहाँ गए। वूजियांग ने भी महसूस किया कि इस समय होंगशान में केवल कुछ लोग ही थे। घाटी मास्टर, सब कुछ तैयार है, आप जा सकते हैं, एक काली आकृति ने होंगे को सम्मानपूर्वक कहा। चलो, बाकी बूढ़े, कमजोर, बीमार और अक्षम लोगों के लिए कुछ लोग होंगशान की रखवाली के लिए भेज दो। इस बार केवल सफलता की अनुमति है, असफलता नहीं, होंगे ने भी कहा। बोलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की ओर जाने वाली अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रकट हुए। लगभग पहुंच गए। इस बार हमारा लक्ष्य इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल है। युक्वान भूत और क्यूई मेई भूत ने बड़ी संख्या में कमजोर नहीं भूतों को लेकर इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। कॉर्प्स फॉरेस्ट के बाहर सरणी के कारण सुपर संप्रदायों के कई लोग इसकी रखवाली कर रहे थे। शियाओ यान के तीनों लोग भी गुफा की गहराई की ओर बढ़ते रहे। इसके अलावा पहले शियाओ यान की ओर दौड़ने वाली 7 काली छायाएं, उनमें से कुछ शियाओ यान के विशाल लौ हमले से उड़ गईं और धीरे धीरे नीले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। अन्य काली छायाएं स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थीं, यहां तक कि शियाओ यान के शक्तिशाली लौ हमले के तहत वे केवल हिल गई थीं। एक छोटी टक्कर के बाद उन काली छायाओं को भी लगता था कि शियाओ यान से उलझना आसान नहीं है, और फिर वे मुड़कर गुफा की गहराई में भाग गईं। शियाओ यान ने भागती हुई 7 छायाओं को देखा और महसूस किया कि उनमें की आभा किसी द्वारा सन्नादित की गई थी और गुफा की गहराई में आभा और करीब आ रही थी। तीनों धीरे धीरे गुफा की गहराई में पहुंचे और पाया कि गुफा की गहराई एक काफी विस्तृत स्थान थी और उस स्थान में एक भेड़िया आकार की मूर्ति थी जो बहुत ही अलग थी। यह क्या है? म्यू फेंग भी नन्हा साहस के साथ आगे बढ़ा और भेड़िया आकार की मूर्ति को सहलाया। सावधान शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़कर फिर युएरू का जेड हाथ पकड़ लिया। चूंकि उसने युएयू से वादा किया था कि वह युएरू की देखभाल करेगा, वह स्वाभाविक रूप से अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। ब्रह्मांड यिन और यांग है, गॉसिप अनंत है, भूत खो गया। अब म्यू फेंग ने भी अपने आप में बुदबुदाया और फिर उसके शरीर पर नीली रोशनी चमकी। जैसे ही म्यू फेंग की आवाज गिरी, उसके सामने भेड़िया आकार की मूर्ति धीरे धीरे टूट गई। मूर्ति के भेड़िया आकार के शरीर को ढकने वाला मलबा हलकों में गिर गया और फिर उसका मूल रूप प्रकट हुआ। यह एक जीवित भेड़िया है। यह कहना अजीब है कि यह भेड़िया आकार की मूर्ति एक जीवंत भेड़िया में बदल गई, लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी आंखें बिना किसी रंग की थीं, जैसे कि यह एक कठपुतली हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। शियाओ यान ने अपनी काली आंखें घुमाईं और इस जगह को ध्यान से देखा, क्योंकि उसने यहाँ से कुछ अन्य आभाओं को महसूस किया था। उसके सामने का भेड़िया सिर्फ एक कठपुतली प्रतीत हो रहा था। यह गुफा की गहराई होनी चाहिए, क्योंकि शियाओ यान ने चारों ओर देखा और पाया कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर शियाओ यान के सिर के ऊपर की लपटें अचानक उग्र हो गईं, तुरंत एक अग्नि ड्रैगन में बदल गईं, जो गुफा में चारों ओर उड़ रही थीं। एक के बाद एक गर्मी की लहर, जैसे नरक की आग, गुफा में सब कुछ जलाती थी और आसपास की हवा अचानक फट पड़ी। अनगिनत चीखें,
रोमांचक, बहुत डरावनी। चूंकि पहले शियाओ यान और अन्य लोगों पर हमला करने वाली छायाएं यहाँ भाग गई थीं और यहाँ कोई अतिरिक्त निकास नहीं था, तो वे निश्चित रूप से अभी भी यहाँ होनी चाहिए, इसलिए यह शियाओ यान का वर्तमान दृश्य था। शियाओ यान ने एक हाथ पीठ पर रखा, सतर्कता से चारों ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम अभी तक प्रकट नहीं हुए हो। बोलने के बाद उसके सिर के ऊपर नियंत्रित अग्नि ड्रैगन चमका और बाईं ओर एक गहरे काले की ओर बढ़ा। तुरंत लाल रोशनी और शियाओ यान और अन्य लोगों पर हमला करने वाली काली ऊर्जा आपस में उलझ गई, जिससे एक दुर्लभ दृश्य बन गया। हवा में अग्नि ड्रैगन अपने मुंह को चौड़ा खोलकर और अपने पंजों को बेतहाशा नाचते हुए चमकती काली बादल के खिलाफ कड़ा मुकाबला कर रहा था। उमड़ती गर्मी की लहर उदास और ठंडी हवा से टकराई, जिससे एक चटकने की आवाज निकली जो असामान्य रूप से कर्कश थी। शियाओ यान की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी, उसने अचानक अग्नि ड्रैगन को वापस खींच लिया। लाल रोशनी तुरंत गायब हो गई और आसपास अंधेरा छा गया। अंधेरे स्थान में काली छाया ने पाया कि अग्नि ड्रैगन गायब हो गया था और यह भी बहुत तेजी से हिल रहा था, और फिर यह सब शियाओ यान की धारणा से बच नहीं सका। शियाओ यान के सिर के ऊपर एक बार घूमने पर वह चमकती लाल रोशनी ने गुफा में सब कुछ रोशन कर दिया। शियाओ यान और तीनों ने उसके सामने काले हवा के समूह को देखा जो मोहक रोशनी के साथ चमक रहा था। म्यू फेंग ने शियाओ यान को एक संदेश दिया। इस तरह का भूत स्पष्ट रूप से वह था जिसमें म्यू फेंग निपटने में माहिर था, इसलिए म्यू फेंग ने गंभीरता से कहा, अभी तक प्रकट नहीं हुए, क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? अचानक काले हवा के समूह में एक बूढ़ी आवाज आई, मानव लड़के, बहुत दूर मत जाओ। यह कॉर्प्स फॉरेस्ट है, वह जगह नहीं जहां तुम इंसानों को आना चाहिए। अगर तुम नहीं जाते तो हमें दोष मत देना। उदास आवाज में धमकी का एक पुट था। म्यू फेंग ने काले छायाओं के समूह को ठंडे दृष्टिकोण से देखा और ठाका लगाया, हालांकि तुम सब एक में हो, मैं अभी भी तुम्हें तुम्हारा असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। उस समय मुझे डर है कि सब कुछ बहुत देर हो जाएगा। जब से मैं इस गुफा में दाखिल हुआ, मैंने कई मानव कंकाल देखे हैं। तुमने शायद बहुत सारे इंसानों को मारा होगा, है ना? इसलिए आज तुम्हारा नाश होना तय है। भूत और हम इंसान प्राचीन काल से दुश्मन रहे हैं। तुमने बहुत सारे इंसानों को मारने के बजाय हमारा यह कदम मरे हुओं का बदला लेने के रूप में माना जा सकता है। आवाज ने उदास स्वर में कहा, हालांकि तुम्हारे शरीर में एक अजीब आभा है। घमंडी और अज्ञानी मत बनो। पहले अनगिनत लोग यहाँ आए, पागलपन से भरे हुए, लेकिन वे सभी यहाँ मर गए और हमारे लिए स्वादिष्ट बन गए। तुम आज निश्चित रूप से जीवित नहीं बच सकते। हालांकि तुम्हारे शरीर में कुछ अजीब आभाएं हैं, लेकिन तुम्हारा बचना असंभव है। शब्दों के समाप्त होने के बाद काले गैस में अचानक 6 भौतिक छायाएं प्रकट हुईं, जो म्यू फेंग पर हमला करने लगीं। शियाओ यान ने देखा कि वे सभी भूखे भेड़िए थे, अलग अलग आकृतियों के साथ, लेकिन बहुत उग्र दिख रहे थे। शियाओ यान ने अपनी विशाल आत्मा शक्ति का उपयोग करके 6 भेड़ियों के सिर के ऊपर सावधानी पूर्वक जांच की और उन पर हल्की दुष्ट गैस का संकेत था। स्पष्ट रूप से वे अच्छे नहीं थे। जैसे ही 6 भूखे भेड़िए प्रकट हुए, उन्होंने म्यू फेंग को घूर लिया, जैसे कि वह स्वादिष्ट भोजन हो। फिर भूखे भेड़िए का शरीर हवा की तरह तेज था, तेज पंजों और भेड़िया दांतों के साथ उदास ठंडी रोशनी चमक रही थी, और वे विभिन्न दिशाओं से म्यू फेंग पर झपटे। इस स्थिति को देखकर यह समझा जा सकता है कि ये भेड़िया राक्षस संयुक्त हमले करना जानते थे और रणनीति के उपयोग की गहरी समझ रखते थे। म्यू फेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी, यह जानते हुए कि ये भेड़िए सामान्य जंगली भेड़िए नहीं थे, इसलिए उसे सावधान रहना होगा और लापरवाही नहीं करनी होगी। शियाओ यान और युएरू ने थोड़ा हिलकर म्यू फेंग के लिए लड़ने की जगह बनाई। दोनों म्यू फेंग से कुछ फीट दूर हट गए और इन उग्र भेड़िया राक्षसों से धीरे से बच गए। यह देखकर म्यू फेंग की आंखों में एक भयावह मुस्कान दिखी। उसने धीरे से सिर घुमाया और इन भेड़िया राक्षसों के अगले दौर के हमलों की चुपचाप प्रतीक्षा की। शियाओ यान भी इस समय बहुत शांत था। 1 महीना लंबा समय है,
इसलिए अंकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और किसी अज्ञात कारण से शियाओ यान काले हवा के समूह से एक अलग तरह की शक्ति महसूस कर सकता था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 187 अजीब सांस। और चूंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ भूतों से निपटने की अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए आया हूँ। आखिरकार मैंने पहले कभी भूतों से निपटा नहीं था, इसलिए मैंने सावधानी से म्यूफेंग को इन भूखे भेड़ियों से निपटते हुए देखा और साथ ही दुश्मन से प्रतिक्रिया और जवाब देने की कला सीखी। युएरू भी शियाओ यान की तरह ही थी। हालांकि उसके पास पहले अनुभव था, लेकिन उसने कभी भूत का सामना नहीं किया था, इसलिए उसने अपनी आंखें थोड़ा हिलाईं और म्यूफेंग को ध्यान से देखा। इस क्षण म्यूफेंग ने अपने शरीर पर अजीब नीली रोशनी को समेट लिया और फिर उसकी उंगली पर नारिंग हल्के से चमकी और उसके हाथ में एक बिंग किंग तलवार प्रकट हुई। भूखे भेड़ियों के पहले दौर के हमले को म्यूफेंग ने अपनी तेज गति से चतुराई से टाल दिया और दूसरा दौर का हमला इसके बाद आया। फिर भूखे भेड़ियों के हमले का सामना करते हुए म्यूफेंग ने बस एक लंबी तलवार पकड़ी और फिर उसका शरीर हिल गया, जैसे कि एक भेड़ बाघ के मुंह में घुस गई हो और 6 भेड़ियों के घेरे में फिसल गई। ठीक जब 6 भूखे भेड़िए हैरान थे, म्यूफेंग ने हिलाया। उसके हाथ में लंबी तलवार, जिसमें हल्की चमकती नीली रोशनी थी, तुरंत 6 तलवारें काट दीं, जो 6 भूखे भेड़ियों पर हमला कर रही थीं। म्यूफेंग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारबाजी वास्तव में अपने शरीर की डॉ क्यूई को तलवार पर एकत्रित करना था और फिर इसे मनमाने ढंग से काटना, लेकिन उसने इसे तलवारबाजी के अभ्यास के लिए विशेष तकनीक के साथ एक साथ इस्तेमाल नहीं किया, वरना इसकी शक्ति आश्चर्यजनक होती। लेकिन उसके हाथ में लंबी तलवार और इस तरह के आक्रामक रुख के साथ इन 6 भेड़िया राक्षसों को मारना भी उसकी पकड़ में था। म्यूफेंग के हाथ में लंबी तलवार कांप रही थी और नाच रही थी और शक्तिशाली डॉ क्यूई तलवार पर एकत्रित हो गई। तुरंत उसके बाहर एक तलवार की किरण बन गई। फिर अनगिनत तलवार की रोशनी प्रकट हुई, भूखे भेड़िए पर काटने और चीरने लगी। हालांकि वे भूखे भेड़िए द्वारा टाल दी गईं, लेकिन बहुत सारी थीं। तुरंत 6 भूखे भेड़ियों को चोट लगी, जिससे वे एक तेज चीख निकालने लगे और तुरंत एक काले गैस की किरण में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। 6 भूखे भेड़ियों ने म्यूफेंग के हमले का सामना भयानक चेहरों के साथ किया। अप्रत्याशित रूप से म्यूफेंग के हाथों से तलवार की किरणों की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। तुरंत 4 भूखे भेड़िए काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। बाकी 2 में से एक गंभीर रूप से घायल था और मृत्यु के करीब था, जबकि दूसरा भूखा भेड़िया म्यूफेंग को बिना किसी चोट के घूर रहा था। यह भूखा भेड़िया बाकी 5 का नेता प्रतीत हो रहा था। यह देखकर बगल में काला हवा का समूह भी धीरे धीरे कुछ सांस छोड़ने लगा, जो अंतरिक्ष में उस भेड़िया मूर्ति की ओर बढ़ रहा था, जो जीवित शरीर की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। तलवार की क्यूई गुफा में बह गई और गुफा में अचानक रेत और पत्थर उड़ने लगे और मलबा राख में बदल गया। सौभाग्य से शियाओ यान और युएरू की दृष्टि भी असाधारण थी, इसलिए वे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। म्यूफेंग की आकृति हवा में नाच रही थी, लंबी तलवार नीली रोशनी के साथ फट रही थी और अत्यंत दबंग तलवार की रोशनी ने बचे हुए भूखे भेड़िए को छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ी। यह देखकर म्यूफेंग ने भी ठहाका लगाया और कहा, अभी तक समर्पण नहीं किया, तलवार देखो। शब्दों के गिरते ही मैंने देखा कि म्यूफेंग के हाथ में लंबी तलवार की नीली रोशनी उछल रही थी और तलवार की रोशनी की परतें एक गोलाकार आवरण बनाकर भूखे भेड़िए को घेर लिया और तेजी से बंद हो गया। भूखे भेड़िए का शरीर बाएं दाएं चमका, तलवार की परतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नीली तलवार की रोशनी को छुआ, भूखे भेड़िए का शरीर तुरंत सिकुड़ गया। पलक झपकते ही भूखे भेड़िए ने एक दयनीय चीख निकाली और उसका शरीर धीरे धीरे नीली तलवार की रोशनी द्वारा निगल लिया गया। भूखे भेड़िए को अपने द्वारा वश में करते देख म्यूफेंग ने भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसके दाहिने हाथ में लंबी तलवार घूमी और एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा में यिन और यांग गॉसिप तकनीक की रहस्यमयी आभा थी। म्यूफेंग के जादुई सूत्र के साथ यह तुरंत बह गई, काले हवा के समूह की ओर बढ़ी।
मैंने देखा कि एक काली गैस तुरंत म्यू फेंग की तलवार की रोशनी से मिली। दो अलग अलग गुणों की शक्ति तुरंत फट पड़ी और हवा में कर्कश मंद ध्वनियों की गड़गड़ाहट हुई। म्यू फेंग की नीली तलवार की रोशनी ने काले गैस के सबसे बाहरी हिस्से को एक झटके में तोड़ दिया और काले छाया हवा के समूह पर अत्यंत तेजी से गोली चलाई। ठीक जब यह टकराने वाली थी, अचानक काले हवा के समूह से एक काला जेट निकला। प्रकाश की किरण तुरंत म्यू फेंग की तलवार की चमक से मिली। हवा में सोने और लोहे के टकराने की आवाज थी और काले प्रकाश की किरण ने म्यू फेंग की तलवार की रोशनी को हिला दिया, जिसने म्यू फेंग को थोड़ा हैरान कर दिया। ओह, म्यू फेंग ने भी आश्चर्य से कहा। शियाओ यान ने हवा को ध्यान से देखा। काले गैस के चारों ओर काले हवा का समूह घूम रहा था और नाच रहा था, और उसकी आंखों में चिंतन का एक निशान था। सबसे बाहरी घेरे के बिना काली चीज ने अपना मूल रूप प्रकट किया। वह चीज बहुत हद तक भेड़िया दांत की तरह थी, लेकिन यह बहुत मोटी और लंबी थी, लगभग कुछ फीट। शियाओ यान ने यह भी नहीं सोचा था कि ये भूत वास्तव में हथियारों का रास्ता जानते हैं। ऐसा लगता है कि यह वाकई में सरल नहीं है। इस गुफा में बहुत सारी चीजें छिपी हुई प्रतीत होती हैं। उड़ते हुए भेड़िया दांत को चुपचाप देखते हुए शियाओ यान का शरीर तुरंत चकाचौंध भरी चमक बिखेरने लगा और एक विशाल गति ने तुरंत गुफा के हर हिस्से को भर दिया। शियाओ यान के शरीर पर लाल रोशनी की एक परत धीरे धीरे प्रकट हुई, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। युएरू के पास से हटकर उसने हवा में भेड़िया दांत की ओर हल्का कदम बढ़ाया। शियाओ यान की आंखें उदासीन थीं और वह धीरे धीरे चल रहा था। शियाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? म्यू फेंग भी जोरदार ढंग से लड़ रहा था, लेकिन शियाओ यान के इस तरह बाहर आने से वह भी हैरान था। गुफा में एक तनावपूर्ण वातावरण था और इंसानों और भूतों के बीच एक टकराव धीरे धीरे मंचन हो रहा था। गुफा में यह अचानक शांत हो गया और फिर शियाओ यान भी भेड़िया दांत के सामने आया। उसने हाथ बढ़ाकर इसे छुआ। लाल रोशनी काले भेड़िया दांत पर परावर्तित हो रही थी, जो बहुत अजीब लग रही थी। म्यू फेंग को लग रहा था कि अभी भी युद्ध चल रहा है। युद्ध नजदीक था। गुफा में अचानक एक उदास हवा चली। अनगिनत उदास चीखें और भयानक दहाड़े, जैसे कि नरक में मरे हुए लोग रो रहे हों, जिससे लोग डर महसूस कर रहे थे। इस क्षण का अजीब दृश्य, पता नहीं यह क्या संकेत देता है। भयानक और डरावनी गुफा में शियाओ यान का शरीर लाल रोशनी बिखेर रहा था, जो उसे मजबूती से लपेटे हुए थी ताकि कुछ भी न हो। उसके सिर के ऊपर लाल विशाल ड्रैगन शीर्ष पर बसा हुआ था, लगातार घूम रहा और उड़ रहा था। रोशनी भी अत्यंत आकर्षक थी, एक अजीब रहस्य के साथ चमक रही थी और शियाओ यान के शरीर के साथ धीरे धीरे काले हवा के समूह की ओर बढ़ रही थी। इस समय काले हवा के समूह भेड़िया दांत से एक भयावह आवाज निकली। मुझे नहीं लगा था कि तुमने मुझे खोज लिया। यह वाकई में मुझे आश्चर्यचकित करता है। लेकिन कोई बात नहीं, इतने सालों से हम यहाँ तुम इंसानों द्वारा फंसे हुए हैं। अगर तुम आज यहाँ आए हो तो जीवित निकलने की उम्मीद मत करो। यहाँ तुम्हारा छिपने का स्थान है। उस समय मैं तुम्हें बिना हड्डियों के छोड़ दूंगा और तुम्हें धीरे धीरे खाऊंगा। हाँ, उदास हंसी विशेष रूप से कर्कश थी। म्यू फेंग उस राक्षस को देखकर ठहाका लगाया। दुष्ट, बड़ी बड़ी बातें मत कर, अगर तुम में दम है तो दिखाओ। तुम्हें देखो, तुमने तो मानव रूप भी पूरा नहीं किया और तुम्हारी खेती अभी बहुत पीछे है। आवाज ने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी इंसान, क्या तुम सोचते हो कि मानव रूप में खेती करने वाले ही शक्तिशाली होते हैं? यह हास्यास्पद है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मानव रूप में खेती बहुत मजबूत होती है, लेकिन कुछ विदेशी आत्माएं हैं जो मानव रूप में खेती का पीछा नहीं करती। लेकिन वे उतने ही शक्तिशाली हैं और वे बिल्कुल भी निशान नहीं दिखाते। यही उनकी प्रतिभा है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो, बेचारे इंसान। जैसे ही शब्द रुके, आसपास की हवा गरजने लगी और काले गैस की परतें धीरे धीरे उस भेड़िया आकार की मूर्ति की ओर बढ़ी जो शुरू में म्यू फेंग द्वारा हिलाई गई थी। भेड़िया ने भी अपनी आंखें खोलीं और शियाओ यान को घूरा। एक भयानक आभा जीवंत सफेद भेड़िया से निकल रही थी।
बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 188 मध्यभ्रम। अंतरिक्ष में सफेद भेड़िया शुरू में एक मूर्ति था, लेकिन म्यूफेंग के तरीकों के बाद मलबा टूट गया और यह एक जीवंत सफेद भेड़िया बन गया जिसमें कोई सांस नहीं थी। जब काले हवा के समूह ने सफेद भेड़िया के शरीर को नियंत्रित किया तो एक शक्तिशाली आभा भी निकलने लगी। इस समय सफेद भेड़िया शानदार था। उसके सफेद बालों के चारों ओर काले आभा की एक परत थी। यह सफेद भेड़िया ऐसा क्यों लगता है जैसे यह जीवित हो? म्यूफेंग ने भी कुछ गलत पाया, क्योंकि म्यूफेंग ने देखा कि जब शियाओ यान हवा में काले हवा के समूह से बात कर रहा था तो काला हवा का समूह स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में सफेद भेड़िया की ओर बढ़ रहा था। इस काले हवा के समूह की ताकत भी तीनों के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन सावधानी के कारण म्यूफेंग ने भी सफेद भेड़िया को सतर्कता से देखा। यह देखकर कि उसके सामने का सफेद भेड़िया हिलने लगा था, म्यूफेंग तुरंत मुस्कराया और बोला, आओ, मैंने इतने सालों तक राक्षसों और भूतों को वश में किया और नष्ट किया है। आज पहली बार तुम्हारे जैसे भूत का सामना हुआ है। इस बार मैं तुम्हें ऐसा उपयोग करूंगा कि तुम मेरी काबिलियत देख सको। देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। म्यूफेंग ने अपने हाथों को लचकाया और नीले रंग की डॉ क्यूई तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया और फिर एक लहर की तरह तुरंत फैल गया। म्यूफेंग यह भी जानता था कि इस समय तीनों एक छोटी टीम थे, इसलिए उसने शियाओ यान को अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह स्वयं आगे बढ़ा। यह देखकर शियाओ यान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने सामने के सफेद भेड़िया को देखा। वह कुछ सोच रहा था। शियाओ यान की शक्तिशाली आत्मा धारणा के साथ यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि हालांकि इस सफेद भेड़िया में बुद्धि थी, उसकी पुतलियां कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। म्यूफेंग का हमला जल्द ही सफेद भेड़िया के शरीर को ढकने वाली काली गैस के संपर्क में आया और हवा में अचानक चीं की अजीब आवाज गूंजी, जो बहुत चौंकाने वाली थी। काली क्यूई से ढके सफेद भेड़िया के विशाल भेड़िया सिर पर एक जोड़ी पशु पुतलियां धीरे धीरे एक अलग रंग बिखेरने लगीं। काली गैस और नीली रोशनी एक दूसरे को पागलपन से नष्ट करने लगीं। हवा में एक युद्ध शुरू हुआ और तुरंत एक दूसरे का सामना किया। इस समय काले हवा के समूह से ढका सफेद भेड़िया अचानक आध्यात्मिकता से भर गया। भेड़िया का मुंह चौड़ा खुला था, कई फीट आकार में। उसने अपना मुंह खोला और अपने दांत चटकाए। यह बहुत उग्र था। सफेद भेड़िया के मुंह में दो काले दांत उसके बाहर के फर के साथ एक तीखा विरोधाभास बनाते थे। वे बाएं से दाएं लहराते हुए नाच रहे थे। काले प्रकाश की किरणों से घिरे हुए भूतिया ऊर्जा के साथ आकाश की ओर उछलते हुए बहुत शक्तिशाली। हवा में एक गरजता हुआ भेड़िया चीखा। आवाज ऐसी थी जैसे यह आकाश को फाड़ देगी और उसने अपने विशाल मुंह को उग्रता से खोलकर म्यूफेंग की ओर दौड़ लगाई। वह स्थिति ऐसी थी जैसे एक काला बादल दबाव डाल रहा हो, तुरंत म्यूफेंग के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं दे रहा था। फिर एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। जिस क्षण काला चमक प्रकट हुआ, सफेद भेड़िया की विशाल पशु पुतलियां भी युएरू, म्यूफेंग और शियाओ यान को घूर रही थीं। सफेद भेड़िया का पिछला हमला ऐसा लगता था जैसे केवल इस चारा के लिए था। म्यूफेंग और युएरू भी इस अजीब काले चमक से भ्रमित हो गए और सुस्त हो गए। वास्तव में इसमें उन दोनों को दोष देना नहीं है। आखिरकार वे शियाओ यान की तरह सतर्क नहीं थे, लेकिन शियाओ यान हमेशा अपनी आत्मा शक्ति को प्रेरित कर सकता था ताकि अपनी आत्मा क्षेत्र की रक्षा हो, इसलिए वह सफेद भेड़िया के रास्ते में नहीं आया। भ्रम शियाओ यान के शरीर के अंदर से एक हैरान आवाज गूंजी। यह उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज थी। भ्रम शियाओ यान ने भी अपने आप में बुदबुदाया। जिस क्षण उसे सफेद भेड़िया की पशु पुतलियों ने घूरा, उसे बस अपने दिमाग में एक हल्का बेहोशी महसूस हुई और फिर वह एक झटके में गायब हो गई। मुझे नहीं लगा था कि यह भूत भ्रम जानता है। तथाकथित भ्रम लोगों की मानसिक शक्ति या आत्मा शक्ति पर हमला करने का एक तरीका है। उनकी अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति या मानसिक शक्ति के माध्यम से और कुछ प्रतीत होने वाले अनजाने लेकिन छिपे हुए हाव भाव, ध्वनियाँ, गतिविधियाँ, दवाएं या वस्तुओं के माध्यम से
जिससे दूसरा पक्ष मानसिक रूप से भटकाव की स्थिति में पड़ जाता है और तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, इसमें कोई नुकसान है? तर्क से इस भूत की शक्ति कम है, इसलिए यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस भ्रम का स्तर बहुत कम है। जैसे ही तुम इस भूत को हरा दोगे, भ्रम स्वाभाविक रूप से अपने आप खत्म हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग और शियाओ यान ने भी बात की। दोनों को वे देख रहे थे कि वे अवरुद्ध हो गए और बेहोश हो गए। शियाओ यान की आंखें तुरंत अत्यंत ठंडी हो गईं और एक हिंसक भयानक लौ अचानक फट पड़ी। चूंकि दोनों बेहोश थे, तो वह इस सफेद भेड़िया के खिलाफ अपनी कला दिखा सकता था। उसके सिर के ऊपर बसा हुआ अग्निलाल विशाल ड्रैगन हल्के से हिल गया और अचानक 10 गुना गति से सफेद भेड़िया पर हमला किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम कैसे? मूल रूप से सुस्त सफेद भेड़िया ने काले हवा के समूह के बसने के बाद बुद्धि प्राप्त कर ली थी और फिर शियाओ यान को देखकर हैरानी से बोला, यह मानव लड़का मेरे रास्ते में कैसे नहीं आया? उस क्षण पूरी गुफा हल्के से कांप उठी और चारों ओर से अनगिनत धूल गिरने लगी। गुफा की कठोर पत्थर की दीवारें अग्निलाल विशाल ड्रैगन के झटके से टूट गईं, जो तुरंत धूल में बदल गई और धीरे धीरे गिरने लगी। काले गैस से ढका सफेद भेड़िया अपने विशाल शरीर को हिलाया और अगले ही पल विशाल भेड़िया सिर शियाओ यान के सिर के ऊपर दबाने वाला था। शियाओ यान को एक काट में खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि शियाओ यान का अग्निलाल विशाल ड्रैगन अचानक तेजी से घूमने लगा और दूधिया सफेद रोशनी ने एक प्रकाश की किरण बनाई जो सीधे विशाल काले भेड़िया सिर पर गोली चलाई। उसी समय विशाल भेड़िया सिर में 2 काले प्रकाश और छायाएं तुरंत 2 शक्तिशाली काले चमक उत्सर्जित करने लगीं, जो लाल प्रकाश की किरण से टकराईं। काला चमक बहुत शक्तिशाली था और पलक झपकते ही शियाओ यान के सिर के ऊपर का अग्निलाल ड्रैगन दब गया। शियाओ यान का चेहरा इस समय हल्का ठंडा था। उसने धीरे से अपनी उंगली पर रिंग को सहलाया और फिर इटर्नल फायर का प्राचीन शासक भी शियाओ यान के हाथ में प्रकट हुआ। इसके बाद शियाओ यान की डॉ क्यूई भी चरम तक उत्तेजित हो गई और एक विशाल वातावरण फट पड़ा। अचानक उसके सिर के ऊपर अग्निलाल ड्रैगन फिर से प्रकट हुआ और उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक भी अत्यंत गर्म तापमान बिखेर रहा था, जो काले चमक का विरोध कर रहा था। शियाओ यान ने दोनों हाथों से इटर्नल फायर का प्राचीन शासक पकड़ा, फिर सामने के सफेद भेड़िया को देखा और गंभीरता से बोला, लौ तरंग को विभाजित करती है। मैंने देखा कि शियाओ यान ने अपने हाथों को हल्के से आपस में जोड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की अग्निलाल आभा अचानक तेजी से घूमने लगी। पलक झपकते ही इटर्नल फायर के प्राचीन शासक की रोशनी 2 नीले ड्रैगनों की तरह लगातार घूमती और आपस में उलझती रही। विशाल काले भेड़िया सिर को लपेटकर तेजी से घूमने लगी। नीला ड्रैगन तेजी से घूम रहा था, भेड़िया सिर भयावह ढंग से दहाड़ रहा था, हवा में घूम रहा था। उसी समय शियाओ यान के सिर के ऊपर का अग्निलाल विशाल ड्रैगन भी एक अत्यंत चमकीली लाल चमक चमक रहा था, जो काले हवा के समूह को पागलपन से जला रहा था। धीरे धीरे इसकी सुरक्षा की परतों को नष्ट कर रहा था और इसके शरीर को नष्ट कर रहा था। काला विशाल भेड़िया सिर धीरे धीरे मंद पड़ गया और छोटा हो गया। प्राचीन शासक और अलग आग की लगातार चमक के तहत एक नीले ड्रैगन में बदल गया, धीरे धीरे अपना मूल रूप प्रकट कर रहा था। सफेद भेड़िया के शरीर में डरी और गुस्साई आवाज इस क्षण विशेष रूप से कर्कश थी। सफेद भेड़िया के 2 दांत इस समय पहले ही ऊर्जा खत्म कर चुके थे और शियाओ यान के चमकदार प्राचीन शासक के हमले से वे एक झटके में इसके शरीर में वापस चले गए। शियाओ यान ने भी सामने के सफेद भेड़िया को चुपचाप देखा। सफेद भेड़िया से काली क्यूई भी भाग गई। स्पष्ट रूप से यह शियाओ यान की अजीब आग को सहन नहीं कर सका। धीरे धीरे सफेद भेड़िया को नियंत्रित करने वाली काली क्यूई ने भी अपने असली रंग प्रकट किए। उसी समय इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पर म्यूलेर ने मुस्कुराकर दूर की ओर देखा, अपने मुंह में कड़वाहट से बुदबुदाया, शियाओ यान का क्या, नया राजा का क्या, जब तक तुम इस इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पर आने की हिम्मत करोगे, हम नई और पुरानी नफरत को एक साथ हिसाब करेंगे। म्यूलेर के पास यूक्वान का भूत और क्यूई मेई का भूत थे।
बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 189 गंभीर। शियाओ यान ने भी करीब से देखा। उसके सामने काले हवा के समूह का असली चेहरा वास्तव में एक भेड़िया था। लेकिन अंतर यह था कि इस भेड़िया के पास बहुत तेज, मोटे और लंबे दांतों की एक जोड़ी थी जो बहुत ही आकर्षक थी। दांतों की यह जोड़ी लाल और काली थी, बहुत अजीब, जैसे कि वे जड़े हुए हों, प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। इस समय भेड़िया छाया की आंखें डर से भरी हुई थीं, और देखते ही उसने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ा, और उसका शरीर तुरंत काले धुएं के बादल में बदल गया। तुरंत बाद काला धुआं तुरंत गायब हो गया और एक आकृति अचानक चमकी, दोनों हाथ पंजों के आकार में शियाओ यान की ओर दौड़ते हुए। यह एक ऐसा पुरुष था जो शियाओ यान की उम्र का प्रतीत हो रहा था, लंबे और संकरे चेहरे के साथ और चेहरे पर एक उग्र अभिव्यक्ति। शियाओ यान तुरंत मुड़ा और वेयरवुल्फ के हमले को सहजता से लिया। उसने देखा कि उस पर हमला करने वाले वेयरवुल्फ के सिर के ऊपर बहुत शक्तिशाली काला प्रकाश था। दुर्भाग्य से शियाओ यान की धारणा में उस काले प्रकाश में बहुत स्पष्ट दुष्ट आभा थी। शियाओ यान ने ठहाके के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुमने मानव रूप में खेती की है। तुम पहले अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। यह वाकई में कपटी है। शियाओ यान ने बोलना खत्म किया। उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक चमका और भेड़िया छाया की ओर गोली चलाई। वेयरवुल्फ ने अपनी मानव उपस्थिति बनाए रखी और दहाड़ा, इंसान, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे शरीर की लपटें इतनी शक्तिशाली होंगी। हालांकि चूंकि तुम अब मेरा असली चेहरा जान चुके हो, तो आओ मैं तुमसे लड़ूंगा। भेड़िया की उग्र प्रकृति स्पष्ट थी। मैंने देखा कि वेयरवुल्फ के हाथ में एक चमक चमकी और 2 फुट लंबे भेड़िया दांत के आकार के हथियार, एक लाल और एक काला, अचानक उसके हाथ में प्रकट हुए। वेयरवुल्फ की गति अत्यंत तेज थी और जब वह हिला, अनगिनत आकृतियां तुरंत चारों ओर बदल गईं, शियाओ यान को घेर लिया। लाल और काले प्रकाश और छाया की गति के कारण यह पहले से ही एक सतत प्रभामंडल बना रहा था जो शियाओ यान को अंदर फंसा रहा था। शियाओ यान का चेहरा शांत था, उसके पैर हल्के से हिल गए, उसका हाथ एक लाल लौ की तरह था और उसने इसे लगातार 9 बार लहराया। हर बार लहराने पर अलग आग के प्राचीन शासक की चमक और मजबूत हो जाती थी। 9 बार लहराने के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली बल टूटने वाले शासक के बीच में उग्रता से काटा और तुरंत वेयरवुल्फ की ओर बह गया, जैसे कि यह पहाड़ को खोलने और चट्टान को तोड़ने वाला हो। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी गुफा कांप उठी। शियाओ यान की शक्ति इस पैर से भरी हुई थी और फेन जू की शक्ति भी अस्थिर लिंगली को पूरी तरह से व्यक्त कर रही थी। एक पैर से वेयरवुल्फ के आक्रामक रुख को तोड़ते हुए शियाओ यान ने अपनी शक्तिशाली आत्मा धारणा शक्ति पर भरोसा किया ताकि वेयरवुल्फ की गति का रास्ता आसानी से जान सके, और फिर वेयरवुल्फ के प्रकट होने की प्रतीक्षा किए बिना वह तुरंत इसके सामने प्रकट हो गया। शियाओ यान की आंखों में एक ठहाका था और उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह हवा में एक पैर नीचे काटा। इस पैर में शियाओ यान की दूधिया सफेद लौ शक्ति थी और वेयरवुल्फ का सिर तुरंत प्रकट हुआ, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। वेयरवुल्फ वास्तव में शुद्ध भूतिया ऊर्जा से बना था और चूंकि यह भेड़िया का बसेरा था, यह भेड़िया आकार में बदल गया था। इसके अलावा यह वेयरवुल्फ अत्यंत मजबूत भूतिया ऊर्जा के साथ सन्नादित था और भूतिया ऊर्जा उदास और अजीब थी, और शियाओ यान की अजीब आग सबसे यांग और मजबूत थी और अत्यंत हिंसक थी, इसलिए यह वेयरवुल्फ का नाशक भी थी। वेयरवुल्फ को आते खतरे की चेतावनी मिली, उसका शरीर अचानक नीचे गिर गया और फिर शियाओ यान के सामने तेजी से घूमने लगा। वेयरवुल्फ के तेज घूमने के साथ एक काला प्रकाश की किरण तुरंत फट पड़ी जो शियाओ यान के शक्तिशाली कट के सामने आई। 2 शक्तिशाली हवा की धाराएं तुरंत टकराईं और तुरंत एक विशाल विस्फोट छोड़ा जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर देता था। आसपास की पत्थर की दीवारें अचानक टुकड़ों में टूट गईं और पूरी गुफा ढह रही थी। सौभाग्य से शियाओ यान ने ताकत को नियंत्रित किया, इसलिए गुफा ढह नहीं गई। शियाओ यान का शरीर दूधिया सफेद लपटों से ढका हुआ था
और जो भी मलबा उसमें उड़ा वह सब कुछ शून्य में जल गया। शियाओ यान की आत्मा शक्ति के लिए वह वेयरवुल्फ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और उसे भागने का कोई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन शियाओ यान ने यह भी पाया कि इस वेयरवुल्फ की ताकत अधिकतम मानव 3 सितारा युद्ध सम्राट के चरम के बराबर है, लेकिन वह इसे मार नहीं सका। ऐसा लगता था कि जब भी उसका हमला बहुत मजबूत होता, वेयरवुल्फ एक उदास भूतिया ऊर्जा बिखेरता और यह भूतिया ऊर्जा ही उसका हमला रद्द कर देती थी। हालांकि इस हमले में शियाओ यान ने भी अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग वेयरवुल्फ से निपटने के लिए किया, इसलिए विस्फोट के क्षण में शियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वेयरवुल्फ की आभा बहुत कमजोर हो गई थी और ऐसा लगता था कि इसे गंभीर क्षति पहुंची थी। लेकिन यह वेयरवुल्फ भी बहुत दबंग था, यहाँ तक कि इस तरह का एक पैर भी इसे नहीं मार सका। इसलिए शियाओ यान मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कराया। यह वेयरवुल्फ वाकई में आसान नहीं था। वेयरवुल्फ के चारों ओर का काला प्रकाश तुरंत मंद पड़ गया। उसका शरीर भी अलग अलग डिग्री में घायल हो गया था और उसने फिर से लड़ने की ताकत खो दी थी। वेयरवुल्फ ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था, यह मानव लड़का इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और उसके शरीर में भूतिया ऊर्जा वास्तव में देखी गई थी। यह भूतिया ऊर्जा शुआन तियान के मजबूत लोगों के रक्त को अवशोषित करके उत्परिवर्तित हुई थी, इसलिए यह अक्सर कुछ शक्तिशाली हमलों को रद्द कर सकती थी। लेकिन वेयरवुल्फ की बुद्धि स्पष्ट रूप से इंसानों जितनी उच्च नहीं थी, जाहिर तौर पर शियाओ यान की ताकत को कम आंक रही थी। इस क्षण वेयरवुल्फ ने अपने मुंह में कुछ शब्द बोले और फिर उसके सामने बिना रास्ते वाला स्थान हवा में एक छोटा दरवाजा खोल दिया। वेयरवुल्फ एक काले गैस के निशान में बदल गया, पूरे वेग से छोटे दरवाजे में उड़ गया और गुफा की गहराई में भाग गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह बहुत स्पष्ट था कि यह इस इंसान को नहीं हरा सकता, इसलिए पहले जाना बेहतर था। यह देखकर शियाओ यान भी अचानक प्रबुद्ध हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जांच करते समय थोड़ा अजीब लगा था। यह पता चला कि वह भ्रामक विधि से अंधा हो गया था। फिर शियाओ यान ने युएरू और म्यूफेंग के शरीर पर एक अवरोध रखा और भागते हुए वेयरवुल्फ का पीछा किया। शियाओ यान का शरीर तुरंत मुड़ गया, केवल एक दूधिया सफेद रोशनी चमकी और पलक झपकते ही कोई आकृति नहीं थी, जैसे कि एक उल्का। गुफा में शियाओ यान भी वेयरवुल्फ का तेजी से पीछा कर रहा था। वेयरवुल्फ पर शियाओ यान द्वारा छोड़ा गया आभा था, इसलिए वेयरवुल्फ भाग नहीं सकता था। आगे के वेयरवुल्फ ने इस समय पीछे शियाओ यान को देख लिया था और उसकी आभा अचानक गायब हो गई। शियाओ यान का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने अपने आप से कहा, कितना चालाक वेयरवुल्फ वास्तव में अपनी आभा को छिपाना जानता है, यह वाकई में आसान नहीं है। अफसोस, मैंने तुम पर पहले ही एक आत्मा छाप लगा दी है, इसलिए यह सब व्यर्थ है। शियाओ यान ने बोलना खत्म किया। उसके दिमाग में आत्मा क्षेत्र में विशाल आत्मा शक्ति तुरंत गुफा के सभी दिशाओं में उमड़ पड़ी और जल्द ही वेयरवुल्फ की आभा को महसूस किया। और फिर शियाओ यान ने भी गति बढ़ाई और सीधे आगे बढ़ गया। पीछा करने के रास्ते में शियाओ यान ने महसूस किया कि गुफा पर्याप्त गहरी नहीं थी और उसके आसपास इतने सारे चौराहे थे कि वह यह नहीं बता सकता था कि वह किस रास्ते से आया था। यह एक भूमिगत भूल भुलैया की तरह था, जिसमें अनगिनत सुरंगें आपस में क्रिसक्रॉस थीं और इसका पता लगाना मुश्किल था। जटिल भूमिगत मार्गों के कारण बेतरतीब ढंग से उड़ना भी बहुत खतरनाक था, इसलिए शियाओ यान के लिए वेयरवुल्फ का पीछा करना बहुत मुश्किल था। यह बात शियाओ यान ने इस समय गहराई से समझी थी, लेकिन वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि शियाओ यान को ऐसा लग रहा था कि इस गुफा की गहराई में कुछ आकर्षक था। लंबे समय तक पीछा करने के बाद शियाओ यान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कितनी दूर तक पीछा कर चुका था। शियाओ यान रुक गया। वेयरवुल्फ पर आत्मा छाप ने शियाओ यान को जवाब दिया और वेयरवुल्फ कहीं रुक गया था। शियाओ यान की आकृति हिली और तेजी से पीछा किया। थोड़ी देर बाद शियाओ यान वेयरवुल्फ के सामने प्रकट हुआ। जमीन पर मरते हुए वेयरवुल्फ को देखकर शियाओ यान ने हल्के से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम भाग नहीं सकते। बोलने के बाद उसने भी चारों ओर देखा
और शियाओ यान के सामने एक बहुत ही शानदार ताबूत प्रकट हुआ। कितनी शक्तिशाली सांस! यहाँ क्या है? बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 190। वह चीज जिसकी रक्षा वेयरवुल्फ करता है। शियाओ यान ने इस जगह के चारों ओर देखा और पाया कि यह स्थान गुफा की गहराई में होना चाहिए। विस्तृत गुफा के बीच में चारों दिशाओं में सीढ़ियां थीं। फिर सीढ़ियों पर एक ताबूत धीरे धीरे सपाट पड़ा हुआ था। इस समय शियाओ यान गुप्त कक्ष के सबसे किनारे पर था। जैसे ही शियाओ यान ताबूत की सच्चाई की जांच करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि दूसरी तरफ का वेयरवुल्फ हिल रहा था। वेयरवुल्फ अब अपनी मूल भेड़िया आकृति में वापस आ चुका था। जमीन पर सपाट पड़ा हुआ था, गहरे हरे रंग की आंखों से शियाओ यान को उग्रता से देख रहा था। वेयरवुल्फ ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तुम केवल मानव 3 सितारा युद्ध सम्राट की शक्ति के बारे में हो। इतनी शक्तिशाली शक्ति होना असंभव है, यह असंभव है। शियाओ यान ने ठंडे ढंग से मुस्कराया और कहा, तुम्हें अब इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और यह तुम्हारी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। अगर तुम मानव रूप में खेती कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है। शायद तुम मुझे बताओ कि मेरे सामने यह ताबूत क्या है और मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। हम सपने देख रहे हो, इंसान ऐसे लोग हैं जो अपने वादों पर विश्वास नहीं करते, वेयरवुल्फ ने भी गुस्से में कहा। जाहिर तौर पर वेयरवुल्फ में शियाओ यान की आत्मा की छाप ने वेयरवुल्फ को बहुत नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार इस वेयरवुल्फ का शरीर भी शियाओ यान द्वारा नष्ट कर दिया गया था और आत्मा शक्ति भी इस आत्मा शरीर से निपटने के लिए काफी शक्तिशाली थी। शियाओ यान स्थिर खड़ा रहा, यह देखकर कि वेयरवुल्फ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था और उसके हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक भी धीरे धीरे एक अलग आग से लपेटा गया था और शासक से एक चकाचौंध भरी लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कि यह सब कुछ निगलने वाली हो। जमीन पर वेयरवुल्फ ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें निराशा से भरी थीं और भेड़िया के मुंह से एक उदास भेड़िया चीख निकली। अलग आग के प्राचीन शासक पर अजीब आग स्वचालित रूप से घूमने लगी और फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। एक जलती हुई लौ की रोशनी ने तुरंत वेयरवुल्फ को ढक लिया, धीरे धीरे इसे परिष्कृत और निगल रही थी। शियाओ यान की आंखों में एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई और उसके शरीर के चारों ओर की दूधिया सफेद रोशनी ने तुरंत एक चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरी जो 10 मीटर की त्रिज्या के भीतर आसपास के दृश्य को रोशन कर रही थी। यहाँ तक कि गहरे पत्थर की दीवारों पर भी एक हल्की दूधिया सफेद लौ की रोशनी थी। जिस समय शियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद लौ चमक रही थी, उसी समय वेयरवुल्फ के सिर के चारों ओर घूम रही दूधिया सफेद लौ ऊर्जा भी बढ़ गई। प्रकाश की किरण में वेयरवुल्फ लगातार संघर्ष कर रहा था। कमजोर आत्मा मानव आकृति में बदल रही थी और फिर से भेड़िया आकृति में लौट रही थी। उसके मुंह में तेज भेड़िया चीखें लगातार चल रही थीं। धीरे धीरे वेयरवुल्फ का शरीर छोटा और छोटा होता गया और ऐसा लग रहा था कि यह परिष्कृत होने वाला था और शून्य का हिस्सा बनने वाला था। धिक्कार है इंसान, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें नरक में खींच लूंगा, वेयरवुल्फ ने भी भयावह ढंग से कहा। इस क्षण वेयरवुल्फ की मोहक आंखों से एक लाल और एक गहरे रंग की रोशनी फट पड़ी जो बहुत अजीब थी। तुरंत वेयरवुल्फ का शरीर अचानक मंद पड़ गया और पूरा शरीर तुरंत शियाओ यान के लौ ऊर्जा समूह को तोड़कर हवा में गायब हो गया। अगले ही पल हवा में एक लाल और एक काले रंग की 2 किरणें प्रकट हुईं और एक चकाचौंध भरी चमक तुरंत फट पड़ी जो शियाओ यान के लौ ऊर्जा समूह को एक झटके में तोड़कर हवा में भाग गई। शियाओ यान का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने अपने आप से कहा, अप्रत्याशित रूप से 2 लाल और काले दांत सिर्फ हथियार नहीं हैं, उनमें 2 अलग अलग आत्मा शक्तियां छिपी हुई हैं। वह त्रिमूर्ति है तो यह ऐसा है। ठीक है, आज मैं देखता हूं कि तुम कितनी दूर भाग सकते हो। बोलने के बाद शियाओ यान ने अपने बाएं हाथ में इटर्नल फायर का प्राचीन शासक पकड़ा और अपने दाहिने हाथ के हल्के इशारे के साथ
हवा में काला प्रकाश तुरंत सब कुछ अवरुद्ध कर गया। जब वह पीछे हटा तो उसने हवा में काले भूतिया ऊर्जा का एक निशान अपनी हथेली में ले लिया। अपनी हथेली में हल्की काली गैस को देखकर शियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा, वेयरवुल्फ, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले। मैं इतनी आसानी से तुमसे धोखा नहीं खाऊंगा। अब यह खत्म हो गया है। बोलने के बाद उसकी हथेली में एक दूधिया सफेद रोशनी प्रकट हुई और तुरंत काले गैस को लपेट लिया, और फिर काले वेयरवुल्फ की आत्मा भी नग्न आंखों से दिखने वाली गति से धुंधली हो रही थी। बस शियाओ यान ने यह नहीं देखा कि एक काले और एक सफेद दो दांत ताबूत की ओर उड़ रहे थे। वेयरवुल्फ की आखिरी कांपती आवाज आई, भले ही तुम मर जाओ, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तो बस इस आकाश रहित ताबूत के साथ मर जाओ। हाँ हाँ हाँ, वेयरवुल्फ बोलना खत्म करने से पहले ही शियाओ यान की दूधिया सफेद लौ द्वारा निगल लिया गया। फिर थोड़ी सी शक्ति शियाओ यान के हथेली के साथ उसके शरीर में प्रवाहित हुई। यह भूतिया ऊर्जा वास्तव में मेरी अपनी अजीब आग के परिष्करण और निगलने के माध्यम से मेरी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती है। जब सूक्ष्म शक्ति शियाओ यान के शरीर में प्रवाहित हुई तो शियाओ यान ने जादुई गति जन्मजात शिलालेख के साथ नी गॉन वान में महसूस किया कि इसका आयतन वास्तव में थोड़ा फूल गया था। हालांकि इस विस्तार का आयतन छोटा था, यह शियाओ यान की धारणा से नहीं बचा। शियाओ यान इस बारे में बहुत खुश था। आखिरकार, हालांकि नी गॉन वान खोला जा चुका था, मानसिक शक्ति बहुत कम थी, जिससे शियाओ यान की युद्ध सरणी मास्टर की दबंगता दिखाने में असमर्थ थी। अब यह अलग था। इस भूतिया ऊर्जा के लाभों को जानकर शियाओ यान भी हंस पड़ा। यह भूत वाकई में एक अच्छी चीज है। शियाओ यान ने भी अपनी जीभ चटकाई। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति भी बढ़ रही थी और उसके पास 3 सितारा डॉदी के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बच्चा, इसे आशीर्वाद में दुर्भाग्य मान सकते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृति भी इस अंतरिक्ष में प्रकट हुई। मास्टर, हाँ हाँ, शियाओ यान ने भी मुस्कुराकर अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा। मूल रूप से मुझे चिंता थी कि क्या यह मजबूत भूतिया ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करेगी। आखिरकार यह भूतिया ऊर्जा लोगों के दिमाग को खराब कर सकती है। अब ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं। तुम्हारे पास अजीब आग की सुरक्षा है और तुम्हारी अजीब आग बहुत अजीब है। यह वास्तव में भूतिया ऊर्जा को परिष्कृत और निगल सकती है ताकि मेरी मानसिक शक्ति बढ़े। यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से बोला। यह सुनकर शियाओ यान ने भी असहाय ढंग से सिर हिलाया। आखिरकार मानसिक शक्ति को खेती करने का कोई तरीका नहीं है और अब वह केवल इन पार्श्व रास्तों पर निर्भर कर सकता है। लेकिन बहुत जल्दी खुश मत हो। यहाँ का स्थान पूरी तरह से बंद है और ऐसा लगता है कि तुम थोड़े समय में बाहर नहीं निकल पाओगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी चारों ओर नजर डाली और कहा। यह सुनकर शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति तुरंत सभी दिशाओं में उभर आई। शियाओ यान की जांच का केवल एक परिणाम था। फिर वह केवल उस गुप्त कक्ष में प्रवेश कर सकता था जिसमें वह अब था, लेकिन प्रवेश करने का केवल एक रास्ता था। वह छोटा दरवाजा था जिससे शियाओ यान अभी अभी प्रवेश किया था, लेकिन जब से शियाओ यान इस गुप्त कक्ष में आया, यह छोटा दरवाजा भी बंद हो गया था। शियाओ यान की वर्तमान ताकत के साथ इस छोटे दरवाजे को तोड़ना अभी भी असंभव था। जांच बेकार रही और शियाओ यान भी गुप्त कक्ष की ओर कदम कदम बढ़ा। पूरे गुप्त कक्ष में कई मानव हड्डियां और मकड़ी के जाले थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी पौधा नहीं था। गुप्त कक्ष बहुत विस्तृत था, लेकिन सबसे आकर्षक था गुप्त कक्ष की केंद्रीय सीढ़ियों पर ताबूत। अच्छा नहीं, जब शियाओ यान ने सीढ़ियों पर ताबूत देखा तो उसने अचानक देखा कि वेयरवुल्फ के हाथों में जो 2 दांत थे, जिन्हें उसने परिष्कृत करके निगल लिया था, वे ताबूत की ओर बढ़ रहे थे। वे 2 दांत वेयरवुल्फ के नहीं थे और दांतों में 2 आत्माएं भी थीं, इसलिए शियाओ यान के अनुमान के अनुसार वे 2 दांत बहुत संभावना है कि इस ताबूत को खोलने की कुंजी हैं। और वह वेयरवुल्फ भी इस ताबूत का रक्षक है।